ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया हेतु ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन एवं ऊर्जा विमुक्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो जब ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है, ऊर्जा विमुक्त होती है, इसे क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका यदि हम ऑक्सीकरण करेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। इसके प्रकार क्या होते हैं? मनुष्यों में, पादपों में, मछलियों में और अन्य जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। श्वसन की प्रक्रिया या क्रिया विधि क्या होती है? तो बाह्य श्वसन होता है और आंतरिक श्वसन होता है। बाह्य श्वसन क्या होता है? प्राणी एवं वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान ही बाह्य श्वसन कहलाता है। मतलब कोई प्राणी है और जो वातावरण है इसके बीच में जो गैसों का आदान प्रदान है उसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। इसमें भी दो प्रकार की आती हैं। एक आता है हमारा एक आंतरिक श्वसन, मतलब निःश्वसन और नेह श्वसन वगैरह आते हैं, है ना। तो इसमें आते हैं श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग में क्या होता है? फेफड़े में निश्चित दर से गैसों का आदान प्रदान, जिसमें से दो चरण होते हैं, एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। तो जो फेफड़ों में निश्चित दर में गैसों का आदान प्रदान होता है, दो चरणों में होता है, निःश्वसन और निःश्वसन। गैसों का विनियमन, तो यह फेफड़े एवं हृदय के द्वारा संपन्न होता है। जो हमारे गैसों का विनियमन है कैसे होता है? फेफड़ों से और हृदय के द्वारा संपन्न किया जाता है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका तक पहुंचाने एवं कोशिका से वापस लाने फेफड़ों तक की संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो इसमें क्या होते हैं? जो हमारी ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको हम शरीर कोशिका तक पहुँचाते हैं और कोशिका से वापस लाते हैं। तो फेफड़ों तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वह श्वसन कहलाती है। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक आता है निःश्वसन इंस्पायरेशन और एक आता है निःश्वसन एक्सपायरेशन। इसमें निःश्वसन में क्या होता है? यह बाह्य वातावरण से वायु फेफड़ों में भरना। तो बाहर के वातावरण से कुछ मात्रा में अपनी जो वायु होती है, हवा होती है, उसको फेफड़ों में भरना निःश्वसन कहलाता है। और निःश्वसन क्या कहलाता है? इसमें जो वायु होती है फेफड़ों द्वारा फिर से वातावरण में छोड़ना निःश्वसन कहलाती है। फिर निःश्वसन में क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। मतलब इतनी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम ग्रहण करते हैं। और निःश्वसन मतलब बाहर निकालते हैं, तो हम नाइट्रोजन जितनी लेते हैं उतनी ही बाहर निकालते हैं, 78% ही हम बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन हम 16% बाहर जाती है वातावरण में और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% जाती है। तो 78% नाइट्रोजन, 16% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ा जाता है। पसली ऊपर की ओर उठती हैं, जैसे ही हम निःश्वसन करते हैं, हवा अंदर फेफड़ों में भरती है तो हमारी पसलियाँ क्या होती हैं? ऊपर उठ जाती हैं। और निःश्वसन में जब हमारी हवा फेफड़ों से बाहर वातावरण में जाती है तो पसलियाँ क्या होती हैं? अंदर की ओर सिकुड़ जाती हैं। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जो हमारी वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाता है निःश्वसन में, क्योंकि हवा फेफड़ों में बढ़ जाएगी। और निःश्वसन में जब हवा बाहर चली जाएगी वातावरण में तो जो हमारी वक्ष गुहा होती है उसका आयतन कम हो जाएगा। डायफ्राम, जो पेशियाँ संकुचित हो जाती हैं, जो डायफ्राम और जो पेशियाँ हैं वो क्या होती हैं? संकुचित हो जाती हैं। और निःश्वसन में क्या होता है? जो डायफ्राम और जो पेशियाँ हैं वह क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं, फैलती हैं। अब आते हैं आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन पढ़ लिया, वातावरण से हमें एनर्जी, हवा को, गैसों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? हमारा बाह्य श्वसन कहलाता है। अब आता है हमारा आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रक्त एवं कोशिकाओं के अंदर होने वाले श्वसन, इसे कोश के श्वसन भी कहा जाता है। तो हमने बाहर से एनर्जी मतलब गैस ली, वो कोशिका के अंदर गई, कोशिका के अंदर भी कुछ रिएक्शन वगैरह होती होगी, श्वसन होता होगा, उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इसकी क्रिया विधि भी दो प्रकार की होती है, एक अनाक्षिक श्वसन होता है और एक होता है ऑक्सीय श्वसन। अनाक्षिक श्वसन क्या है? अवायवीय, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वायु नहीं होती। और ऑक्सीय श्वसन में क्या होती है? वायु होती है, ऑक्सीजन होती है। अनॉक्सिय श्वसन में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। लेकिन जो हमारी ऑक्सीय श्वसन होती है इसमें क्रेब्स चक्र प्रक्रिया होती है। अनॉक्सिय श्वसन में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। तो
ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें क्या ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस किसमें होती है, अनऑक्सीडेशन में होती है। लेकिन ऑक्सीडेशन में हम मस्त साइकिल चलाएंगे तो क्रेब्स चक्र प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेशन में। तो अनऑक्सीडेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन में होती है क्रेब्स चक्र प्रक्रिया। अब आते हैं अनऑक्सीडेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो एमडेन, मेयरहॉफ, पार्सन के द्वारा की गई थी। ईएमपी प्रोसेस भी इसे कहा जाता है, ईएमपी प्रोसेस भी कहा जाता है। और जो हमारी ऑक्सीडेशन है वायवीय प्रक्रिया है, इसमें हेंस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसलिए कैप्स साइकिल बनती है ना, हेंस केप्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी किसकी, ऑक्सीडेशन की। लेकिन जो अनऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन ही नहीं है, तो एम्बडीन, मेयरहॉफ, पार्सन के द्वारा ईएमपी प्रोसेस खोजा गया था। प्रक्रिया जो हमारी अनऑक्सीडेशन है मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर संपन्न होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर संपन्न होने वाली जितनी भी श्वसन क्रियाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है अनऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जिसमें हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती हैं वो हो जाएगी ऑक्सीडेशन। और इसमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने वाली क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। अनऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का अभाव में संपन्न होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता। और जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अतः ऑक्सीडेशन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसे ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। इसकी क्रियाविधि क्या होती है, तो एक ग्लूकोज 2 पायरुविक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा के रूप में विघटित होती है। तो जो हमारा अनऑक्सीडेशन है मतलब ऑक्सीजन नहीं है इसमें, तो एक ग्लूकोज 2 पायरुविक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा के रूप में विघटित होती है। एक ग्लूकोज होता है 2 पायरुविक अम्ल बन जाते हैं और 2 एटीपी ऊर्जा के रूप में विमुक्त होती है। एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक अम्ल या पायरुविक अणु और 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। यह 2 पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र प्रक्रिया के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और यह प्रक्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। मतलब जो हमारी अनऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन नहीं थी इसमें, तब हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है इसमें से 2 एटीपी मिलते हैं और जो 2 एटीपी ही कहाँ चले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं। फिर आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, 2 पायरुविक अम्ल जो कि हमें अनऑक्सीडेशन से मिले थे वो उनके विघटन से हमारे ऑक्सीकरण प्रक्रिया से क्या होते हैं 8 एटीपी और 8 एटीपी 18 एटीपी और 18 एटीपी मिलते हैं। फिर क्या होगा, 18 एटीपी को मिला देंगे तो हो जाएंगे 36 एटीपी ऊर्जा विमुक्त होती है टोटल। और क्रेब्स चक्र में एक ग्लूकोज के अणु के विघटन होने पर 36 एटीपी ऊर्जा विमुक्त होती है। अनऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में, अनऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक ग्लूकोज के अणु से हमें 2 पायरुविक अम्ल और 2 एटीपी प्राप्त होती हैं। ये एटीपी और पायरुविक अम्ल कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं क्रेब्स चक्र साइकिल के लिए। जो पायरुविक अम्ल होता है वो, और इससे हमें जो अनऑक्सीडेशन है सिर्फ इससे 2 एटीपी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। फिर आते हैं हमारे पायरुविक अम्ल का विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इससे 18 एटीपी और 18 एटीपी 2 मिलते हैं और कुल मिला के हमें 36 एटीपी की ऊर्जा विमुक्त होती है। क्रेब्स चक्र में एक ग्लूकोज के अणु टूटने पर हमें 36 एटीपी ऊर्जा विमुक्त होती है। एक ग्लूकोज के विघटन होने पर 36 + 2 मतलब टोटल हमें 38 एटीपी ऊर्जा विमुक्त होती है। 2 मिलती हैं अनऑक्सीडेशन से और 36 मिलती हैं हमें ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो ग्लाइकोलिसिस हमारा ग्लूकोज का पायरुविक में बनना और इससे 2 एटीपी निकलती हैं। फिर आती है लिंकरेंस क्रेब्स साइकिल। फिर आता है कीमोसिस। तो पूरी एनर्जी हमारी कहाँ से, देखो पहले आता है ग्लाइकोलिसिस में हमारा जो ग्लूकोज है वो पायरुविक अम्ल में टूट जाएगा और 2 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। फिर उससे जो हमारा पायरुविक अम्ल है वो जाएगा किसमें, एसिटाइल एंजाइम्स के पास जाएगा, उससे जाएगा क्रेब्स साइकिल में। फिर क्रेब्स साइकिल से हमें 2 एटीपी के साथ एनर्जी मिलती है, 18 एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसमें 36 एटीपी प्राप्त होते हैं और जो हमारे लास्ट में हो जाते हैं 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है।
फिर आते हैं पादपों में श्वसन। पादपों में जंतुओं के समान श्वसन अंग नहीं पाए जाते। जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें जंतुओं के जैसे कोई श्वसन अंग नहीं पाए जाते, बल्कि इस हेतु उनमें रंध्र एवं बातरंध्र रहते हैं। तो क्या रहते हैं? रंध्र और बातरंध्र होते हैं श्वसन करने के लिए। पादपों में गैसीय परिवहन बहुत कम होता है। जो गैसीय परिवहन होता है, जैसे मनुष्य में हो रहा था, वो बहुत कम होता है। पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह वायु के संपर्क में होती है, अतः ऑक्सीजन उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती। मतलब जरूर नहीं कि उनको मुँह से या नाक से ही सांस लेनी पड़ी। ज़्यादातर जो कोशिकाएँ होती हैं वह वायु के संपर्क में रहती हैं, इसलिए ऑक्सीजन की उपलब्धता की समस्या नहीं होती। फिर आते हैं हमारे पादप श्वसन अंग। तो पादप में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं? तो पहले होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्टोमा। ग्रेना होता है, यह प्रकाशीय ऊर्जा को रोकता है, जो प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको रोकता है। ऑक्सीजन को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रोकता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालने का कार्य करता है ग्रेना। स्ट्रोमा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है और कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर लेगा और जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण करता है स्ट्रोमा। स्ट्रॉन्ग बनाता है, कार्बनिक यौगिक बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर लेगा। ग्रीना मतलब आने जाने का रास्ता बनाएगा, गिट बनाएगा। तो प्रकाशीय ऊर्जा को रोकता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालने का कार्य करता है। श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पादपों को में जो श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के। पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रकाश, ऑक्सीजन, तापमान और जल। कार्बन डाइऑक्साइड यह मात्रा पर निर्भर करता है, कितनी मात्रा है, तो यह प्रभावित करेगा। प्रकाश पत्तियों द्वारा अवशोषण एवं प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है, मतलब कितनी पत्तियाँ कितना प्रकाश का अवशोषण करेगी, यह प्रकाश की मात्रा पर ही निर्भर करता है। फिर आता है ऑक्सीजन। वातावरण में 19% से अधिक होनी चाहिए, तभी ये ऑक्सीजन में तभी पौधा रह पाएगा। तो 19% से अधिक ऑक्सीजन होनी चाहिए। तापमान 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य होना चाहिए, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, तो 0 से कम नहीं होना चाहिए, तो 0 से 30 डिग्री टेम्परेचर के मध्य होना चाहिए। जल जड़ों द्वारा अवशोषण जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं मछलियों में श्वसन। जो हमारे कुछ जंतु भी हैं, तो मछलियों में श्वसन कैसे होता है? तो यह एक विशिष्ट कोशिकीय जलीय जीव वर्ग है जिसमें श्वसन हेतु क्लोम या फिर गलफड़े गिल्स की द्वारा श्वसन होता है। इसमें जो फिश होती है इसमें कैसे श्वसन होगा? क्लोम से, गलफड़े से या फिर गिल्स के द्वारा इनमें श्वसन होता है। ऑक्सीजन युक्त जल मछलियों की गिल से गुजरता है, तब क्लोम गिल ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है और जल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकाल देती है। तो ये क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त जो जल है वह मछली गलफड़े से गुजरता है, तब वह क्लोम या गिल से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है और जल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकाल देती है। अब आते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे पाया जाता है। तो जैसे केंचुआ, इनमें त्वचीय श्वसन पाया जाता है। त्वचा से वायु को अवशोषित करके संग्रहित किया जाता है। वायु को त्वचा से अवशोषित करके संग्रहित किया जाता है। केंचुए में त्वचा से श्वसन होता है। अब आते हैं पशु एवं पादपों में परिसंचरण तंत्र। पशुओं और पौधों में परिसंचरण तंत्र। तो पौधे या जो पशु हैं इनमें परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है? आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा वहां से उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह संवाहन या फिर परिसंचरण कहलाती है। तो संवाहन या फिर परिसंचरण तंत्र क्या कहलाता है? तो जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको ग्रहण करना, कोशिका तक पहुंचाना और वहाँ से जितने भी अतिरिक्त पदार्थ हैं या वेस्ट पदार्थ है उसको शरीर के बाहर निकालना की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वह संवाहन या फिर परिसंचरण तंत्र कहलाती है। परिसंचरण हेतु आवश्यक शारीरिक अंगों की एकीकृत समूह को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जो परिसंचरण तंत्र हेतु या परिसंचरण हेतु जो आवश्यक शारीरिक अंग होते हैं उनका एकीकृत समूह को क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। परिसंचरण के प्रकार होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार का होता है परिसंचरण तंत्र। एक होता है पदार्थों के आधार पर, दूसरा जीवों के आधार पर, तीसरा होता है प्रकृति के आधार पर परिसंचरण। पहला आता है पदार्थों के आधार पर, मतलब जल का परिसंचरण तंत्र होगा,
रक्त का परिसंचरण तंत्र होगा, और आता है लसिका का परिसंचरण तंत्र। फिर जीवों के आधार पर तो हमारे पदार्थ हो गए 3, जल, रक्त और लसिका परिसंचरण तंत्र। फिर जंतुओं के आधार पर मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र, पादपों में परिसंचरण तंत्र और अन्य जीवों में परिसंचरण तंत्र। मनुष्य, पादप और जीवों में परिसंचरण तंत्र। प्रकृति कैसी होती है, एक खुला परिसंचरण तंत्र होगा और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। ओपन वर्सेस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन में क्या होता है, ब्लड फ्लोज फ्रीली विद इन द बॉडी कैविटी एंड मेक्स डायरेक्ट कनेक्टिव विथ ऑर्गन एंड टिश्यू। तो इसमें क्या होती है, जो हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है या फिर जो परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें जो हमारी बॉडी में जितने फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, वो डायरेक्ट ऑर्गन और टिश्यू से कनेक्ट कर पाता है। और क्लोज में क्या होता है, वेसल्स के माध्यम से जाता है ये। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो हार्ट से हीमोलिम्स में और सराउंडिंग ऑर्गन से मुझे चला जाता है हार्ट से। फिर जैसे हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हार्ट से ब्लड सिंपल ब्रांच वेसल्स में जाता है, फिर ऑर्गन्स में जाता है अलग अलग। तो पदार्थों के आधार पर परिसंचरण तंत्र, ये देख लिया ना हमने, पदार्थों के आधार पर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। पहला आता है जल परिसंचरण तंत्र। तो मछलियों में, सैलिन्ट्रेटा में, स्पंज आदि जैसे जीवों में जल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जल परिसंचरण तंत्र में किन में पाया जाता है, मछलियों में होगा, सैलिन्ट्रेटा में होगा, स्पंज वगैरह जो जलीय जीव होते हैं उनमें जल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें गिल्स फ्लूम की सहायता से ऑक्सीजन का अवशोषण करके जल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकाला जाता है। इसमें गिल्स या जो फ्लूम होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, रुधिर के द्वारा, है ना। तो यह कोशिका और अकोशिकीय जंतुओं में रक्त नलिकाओं के माध्यम से संचलित होता है। तो ये कैसे होता है, जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, तो कोशिकीय जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और अकोशिकीय जंतु होते हैं उनमें जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनके माध्यम से संचालित होता है, जैसे कि बंद और खुला परिसंचरण तंत्र। फिर आती है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की पतली परत, यह कोशिकीय जंतुओं में कोशिकाओं से छनकर लसिका द्रव के रूप में उपस्थित होती है। तो रक्त का थक्का जमने में जो सहायक होती है उसी का कहा जाता है लसिका परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो ये होती है हमारी जो कोशिका होती है उसके चारों ओर एक पतली परत होती है। सारे कोशिकीय जीवों की कोशिकाओं से जो छनकर लसिका द्रव है इसके रूप में ही उपस्थित होता है। तो लसिका परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका शरीर के विभिन्न भागों तक जो पर्याप्त आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने का कार्य होता है। इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। तो एंजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र का। इसमें मुख्यतः 3 घटक आते हैं। पहले आते हैं हमारे रक्त, दूसरी नलिकाएं और तीसरा आता है हृदय। रक्त, नलिकाएं और हृदय। रक्त क्या होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। स्वाद इसका हल्का नमकीन होता है। पीएच मान क्षारीय जिसका होता है 7.4 पीएच। अध्ययन हेमेटोलॉजी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य में लगभग 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है और कुल वजन का लगभग 7% होना चाहिए। तो रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। स्वाद नमकीन होता है। क्षारीय 7.4 पीएच होता है। अध्ययन हेमेटोलॉजी कहा जाता है और यह सामान्य मनुष्य के लिए 5.5 लीटर और शरीर के वजन का 7% होना चाहिए। अब आती है नलिकाएं। शरीर के अंदर ऐसी पाइप नुमा संरचनाएं होती हैं जो कि रक्त का परिसंचरण करती हैं। तो नलिकाएं क्या होती हैं, जो कि पाइप नुमा संरचना हमारे शरीर के अंदर
रक्त का परिवहन करती हैं उन्हें नलिकाएं कहा जाता है। प्रकार क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिराएं और रुधिर वाहिनी। धमनी, शिराएं एवं रुधिर वाहिनियाँ। नलिकाएं होती हैं, धमनी, शिराएं और रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं? यह वाहिनियाँ जिनके द्वारा कोशिकाएं और रक्त के बीच में जल एवं रसायनों का आदान प्रदान किया जाता है, उन्हें रुधिर वाहिनी कहा जाता है। रुधिर वाहिनी क्या होती हैं? जिनमें जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, रक्त के बीच के जल एवं रसायनों का आदान प्रदान किया जाता है रुधिर वाहिनियों से। अंतर क्या होता है धमनी और शिरा में? धमनी यह हृदय में से रक्त को शरीर की ओर ले जाती हैं, तो धमनी हृदय से रक्त को शरीर की ओर लेके जाती हैं। और शिराएं क्या होती हैं? शरीर से रक्त को हृदय की ओर लेके जाती हैं। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। धमनियाँ अधिक दाब युक्त रक्त बहता है, बहुत ज़्यादा दाब के साथ बहता है, और जो शिराएं होती हैं वह अपेक्षाकृत कम दाब युक्त रक्त बहता है। धमनियों की जो दीवारें होती हैं वह अपेक्षाकृत मोटी होती हैं और त्वचा के अंदर धंसी हुई होती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं वह दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं, त्वचा के साथ उभरी हुई होती हैं। धमनी इनका रंग लाल होता है ऑक्सीजन के कारण, और जो हमारा शिरा होती है उसका रंग नीला होता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। धमनी यह कपाट का अभाव होते हैं, इनमें कोई कपाट नहीं पाए जाते, बॉल्व नहीं पाए जाते, जबकि जो शिराएं होती हैं इनमें कपाट पाए जाते हैं। हृदय 2 आलिंद, 2 निलय, एक दायां आलिंद, एक बायां निलय, एक बायां आलिंद और दायां निलय। तो 4 प्रकार के कक्ष होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। हृदय क्या है? तो यह एक केंद्रीय पंप अंग होता है जो कि संपूर्ण शरीर में रक्त का परिवहन परिसंचरण करता है। तो ये क्या करता है? तो यह पंप अंग है शरीर का केंद्र में स्थित। यह संपूर्ण शरीर में रक्त का परिवहन परिसंचरण करता है। यह हृदय झिल्ली के अंदर एक शक्वाकार अंग होता है। क्या होता है? शक्वाकार अंग होता है। मनुष्य में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। हृदय स्पंदन 72 बार पर मिनट करता है। तो 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य में और 72 बार पर मिनट ये पंप करता है। एड्रेनलिन हार्मोन है हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये क्या करता है? हृदय गति को नियंत्रित करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः होते हैं 2 प्रकार। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? तो इसमें रक्त कुछ समय के लिए नलिकाओं में रहता है और अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान पर आ जाता है। मतलब जो खुला परिसंचरण तंत्र है थोड़ी समय के लिए नलिकाओं में जाएगा और फिर क्या होता है? बाहर खुले स्थान पर आ जाता है, नलिकाओं से बाहर। इस तंत्र में रक्त सीधा अंगों के संपर्क में रहता है, ना कि रुधिर वाहिनियों में रहता है। तो रुधिर वाहिनियों में नलिकाओं से बाहर आ गया तो सीधे अंगों के संपर्क में रहता है ये। इस तंत्र में रुधिर कम दाब और कम गति से बहता है। तो इसमें जो रुधिर होता है वह कैसे? कम दाब में और कम गति से बहता है। उदाहरण के लिए तिलचिटा, फ्रून, कीट, मकड़ी आदि में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें कॉकरोच में, प्रोन में, कीट में और मकड़ी में। फिर आते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। इस प्राय क्या होता है? विकसित जीव एवं बड़े जो स्तनधारी होते हैं उनमें संपन्न होता है। तो इसमें जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वह किसमें होता है? जो विकसित जीव जंतु हैं उनमें पाया जाता है, बड़े स्तनधारी हैं उनमें होता है। इस बंद तंत्र में रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। तो पूरा बंद है तो पूरा रक्त किसमें? बंद नलिकाओं में ही बहता रहेगा। इसमें रुधिर का आदान प्रदान द्रव ऊतकों के द्वारा होता है। तो डायरेक्ट ऑर्गन से नहीं होता बल्कि कैसे होता है? द्रव ऊतकों के माध्यम से रक्त का आदान प्रदान होता है। मुख्यतः सभी कुशीरकु जीवों में यह पाया जाता है। तो जो कुशीरकु जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। धमनियाँ और शिराओं के माध्यम से यह तंत्र संपन्न होता है। धमनी और शिराएं होती हैं उनके माध्यम से बंद परिसंचरण तंत्र संपन्न होता है।
अब आता है जीवों के आधार पर, जितने जीव होंगे उनके आधार पर अलग अलग परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, मनुष्य के शरीर में भोजन, जल एवं ऑक्सीजन जैसे जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका परिवहन ही मनुष्य में परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो मनुष्य के शरीर में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जल है, ऑक्सीजन है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? मनुष्य में परिसंचरण है। इसमें भाग लेने वाले सभी अंग, संपूर्ण अंगों के एकीकृत तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी पूरे संपूर्ण अंग हैं उनको एकीकृत कर दो, सबको जोड़ लो तो क्या कहेंगे उसको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में 1608 में विलियम हार्वी ने खोज की थी परिसंचरण तंत्र की, और 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह तंत्र की खोज की थी। जितने रक्त समूह पाए जाते हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई है? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से हमने ली, ग्रहण की है ना। ऑक्सीजन को हमने क्या किया? फेफड़ों से ले ली, तो फुसफुसीय सिरा से जो पूरा हमारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में जाएगा। फिर बाएं आलिंद से वो ब्लड बाएं निलय में जाएगा। फिर बाएं निलय से जो महाधमनी है इससे ब्लड जाता है कोशिकाओं में, वहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा महाशिरा के माध्यम से, और महाशिरा से ब्लड जाएगा दायां आलिंद में, फिर दाएं निलय में, और फिर ये फेफड़ों से जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वातावरण में चली जाएगी फेफड़ों के माध्यम से। तो क्या होता है, देखो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। वातावरण से हमने ऑक्सीजन ली, वातावरण से ऑक्सीजन ली, ये हमारी ऑक्सीजन आई, इसको हम फुसफुसीय सिरा से बाएं आलिंद में लेंगे। फिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाएगा। फिर बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वह महाधमनी से होते हुए कोशिकाओं में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, और महाशिरा से होता हुआ वह दायां आलिंद, फिर दायां निलय में जाते हुए फिर फेफड़ों के पास कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी, फिर से ऑक्सीजन लेगी, और ये साइकिल चलती रहती है। ये हो जाएगा हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र मनुष्यों में। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो चक्र है वो, रक्त परिसंचरण तंत्र का चक्र, पहले आते हैं लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजन युक्त ब्लड लिया, वो जाएगा पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट आर्टिकल या फिर बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से ये जाती है जो हमारी सिस्टमिक अरोटा है उसके माध्यम से पूरे बॉडी में हम फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, और जो हमारा डीऑक्सी ब्लड है वह वाना कावा से होता हुआ राइट आर्टिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर लंग्स में चला जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या होते हैं? तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है यह ग्लाइकोलिसिस एवं जो क्रेब्स चक्र है उसमें सहायक होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ऑक्सीजन को यहाँ वहाँ लेके जाया जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस और जो हमारे क्रेब्स चक्र साइकिल है उसमें सहायता प्रदान करता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ऊर्जा निर्माण में एटीपी में उपयोगी होता है, ऊर्जा निर्माण में सहायक होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करने में भी सहायक होता है। अब आते हैं हमारे कुछ तथ्य, जैसे प्रेसमेकर। प्रेसमेकर क्या होता है? कृत्रिम चिकित्सा उपकरण है। तो प्रेसमेकर क्या है? एक कृत्रिम चिकित्सा उपकरण है। यह कार्य हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो क्या करता है? हृदय की गति को नियंत्रित करने का काम करता है पेसमेकर, और यह विद्युत चलन प्रणाली पर कार्य करता है। जो विद्युत चलन प्रणाली है उस पर कार्य करता है पेसमेकर, विद्युत चलन प्रणाली पर कार्य करता है, पेसमेकर क्या कहा है? कृत्रिम चिकित्सा प्रणाली है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है और विद्युत चलन प्रणाली पर कार्य करता है। फिर आता है एंजियोग्राफी। यह धमनियों में ब्लॉकेज का पता लगाने में चिकित्सीय विधि है। तो क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम धमनियों में ब्लॉकेज का पता लगाते हैं। फिर आती है एंजियोप्लास्टी।
यह ब्लॉकेज को दूर करने के लिए जो थेरेपी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। एंजियोग्राफी ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए विधि है एंजियोप्लास्टी, और हम जिस विधि से इस ब्लॉकेज को अलग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट आता है हृदय प्रत्यारोपण। स्फिग्नोमोनोमीटर से जो प्रत्यारोपण है हृदय का, वह स्फिग्नोमोनोमीटर से इसकी गति को ज्ञात किया जाता है। और सामान्य हृदय के विफल हो जाने पर जो कृत्रिम हृदय को प्रत्यारोपण किया जाता है, तो जो हमारा सामान्य हृदय है वह धड़कना या किसी भी कारण से विफल हो जाता है कार्य करना, तो हम जो थेरेपी करते हैं उसे कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण कहा जाता है। विश्व में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में सबसे पहले सफलतापूर्वक हृदय प्रत्यारोपण किया था। किसके द्वारा किया गया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में डॉक्टर वेणु गोपाल के द्वारा 1994 में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। डॉक्टर वेणु गोपाल के द्वारा 1994 में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था भारत में।